हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक चुनौती का दूसरा भाग। यह पूरा षड्यंत्र तुम्हारा ही रचा हुआ लगता है बहरूपिये, और शीतनाग तुमसे सच उगलवा कर ही रहेगा। इस बर्फीली लहर से मुझे डराकर, अरे इतनी बर्फ तो मैं बचपन में आइसक्रीम में खा लेता था एक बार में। इतनी तेज गति और इतनी शक्ति। मेरी बर्फ तो हीरे जैसी कठोर होती है। उसको इसने एक बार में चूर कर दिया। अब वो वार करना होगा जिसको कोई भी काट नहीं सकता। अब इसको खाकर दिखा बहरूपिये। पर ध्यान रखना, ये आम बर्फ नहीं है, ये चैतन्य है, मैं जिंदा बर्फ। और इसको इस दुनिया की कोई भी आग गला नहीं सकती। अगर ये बर्फ बर्फ सचमुच जीवित है तो मेरा विष से मार देगा। जरूर मरेगी, पर यह हिम विषाणु की तरह है। उधर ये मरेगी, इधर ये पैदा होती जाएगी। घबरा मत, मैं तुझको मारूंगा नहीं, बस अपना काम पूरा होने तक तुझे चैतन्य हिम से बंधक बनाकर रखूंगा। और उसके बाद तुझसे अड़ंगा डालने का कारण पूछूंगा। अब देख कि मैं तेरे सामने उस इमारत को कैसे गिराता हूं जिसे गिराने से तू मुझे रोकना चाहता था। तू पर तू तू तो वहां। तुम अभी शहस्त्रधारी नाग की शक्तियों को नहीं जानते। मैं अपने शरीर से सिर्फ महाघातक सर्पों को नहीं बल्कि अपने कई ऊर्जा रूप भी निकाल सकता हूँ। हालांकि ऊर्जा बचाए रखने के लिए मैं इनका प्रयोग महाविपत्तियों में ही करता हूँ, वैसी विपत्ति जैसी तूने आज खड़ी कर दी थी। तू सच में शक्तिशाली है और आक्रामक भी है, इसलिए तुझे जिंदा छोड़ना मूर्खता होगी। शीतनाग के बेहोश होते ही उसकी चैतन्य हिम का असर भी खत्म होने लगा था। अब वह भी उसको एक निश्चित मौत से बचा नहीं सकती थी। ये नहीं हो सकता। ये तो मेरे अनुमानों के विपरीत है। लगता है कि तुम किसी और चीज की उम्मीद कर रहे थे, पर मैं जो उम्मीद कर रही थी वो एकदम सही निकली। तुम नागराज हो और तुम नागरानी। जो शक्तियां तुम में है वैसी कुछ शक्तियां मुझ में भी हैं। हमारा टकराव इन अवशेषों को छिन्न भिन्न कर देगा। और अभी की स्थिति देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तुम कतई नहीं चाहते, इसलिए वापस चले जाओ। मेरा यहाँ पर आने का कारण तो एक मजबूरी है, पर तुम्हारे वाइब्रेशन ये बता रहे हैं कि तुम यहाँ की नहीं हो, क्योंकि यह धरती मेरे एक अति प्रिय का घर है और उसकी इच्छा है कि इस प्राचीन विलुप्त नगरी को फिर से विलुप्त कर दिया जाए। सॉरी। फिर इसको बचाने के लिए जान की बाजी लगाने का क्या कारण है? क्योंकि यह धरती मेरे एक अति प्रिय का घर है और उसकी इच्छा है कि इस प्राचीन विलुप्त नगरी को फिर से विलुप्त कर दिया जाए, और ऐसा तुम करोगी। वैसे तो मैं यहाँ से गुजर रही थी, सिर्फ गुजर रही थी, परंतु वर्तमान परिस्थिति देखकर ऐसा लगता है कि यह बीड़ा मुझे ही उठाना पड़ेगा। उससे पहले मैं तुमको इस दुनिया से उठा दूंगा। मेरे रहते यहाँ का एक पत्थर भी हिल नहीं सकता। मेरा उनको हिलाने का इरादा है भी नहीं। नागरानी के विष फुंकार में अद्भुत एवं घातक प्रभाव थे, पर इस विष का प्रभाव अनजाने में कहीं दूर हो रहा था। अचानक से महानगर की इमारतों को क्या हो रहा है? कभी कोई इमारत बिना कारण गिर जाती है और कभी गलने लगती है, और हमारी सरकार के पास उनको रोकने का कोई उपाय नहीं है। ये सब मैग्नम का किया धरा है। वह किसी अद्भुत तरीके से पूरे महानगर को मिट्टी में मिला सकता है। तो फिर नागराज कहाँ है? नागराज अभी कहीं गायब है। तो फिर क्या हम एकदम बेसहारा हैं? नहीं, अभी एक हाथ हमारे सिर पर है, सुपर कैप्टन ध्रुव का हाथ। खोई खा। इस तरफ ओके। मैग्नम के ऑर्डर है कि पावर बैकअप डबल कर दो। अगर महानगर में पावर गई तो हमारे यंत्र भी नष्ट हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर काम करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं, वरना यह मुकाबला हम शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। कैप्टन ध्रुव, ये यहां तक कैसे पहुंच गया? जरूर किसी ने अपनी जुबान खोलकर मैग्नम से गद्दारी की है। तुम लोगों को जुबान खोलने की नहीं, दिमाग खोलने की जरूरत है। यह तथ्य तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि चिड़ियों में मैग्नेटिक वेव्स को महसूस करने की जबरदस्त सेंस होती है। और वे ये भी जानते हैं कि जहां से मैग्नेटिक ट्रांसमिशन भेजा जाएगा या रिसीव होगा, वहां पर मैग्नेटिक वेव्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। बस मेरे दोस्तों ने ऐसी कुछ जगहों को ढूंढ निकाला और उनमें से तीसरी जगह पर यानी यहां पर मुझे अपनी मंजिल मिल गई, यानी मैग्नम की रीढ़ की हड्डी। और अब मैं उसे तोड़ने जा रहा हूं। जानते हो मैं तुमसे इतना क्यों डरता हूं? क्योंकि नागराज एक तूफान है। आता तो है आता है तो सबको झुका कर चला जाता है, पर तूफान कम से कम दिख तो जाता है। पर तू तो भूकंप की तरह है। कब आएगा और जमीन कब पैरों के नीचे से खिसक जाएगी इसका पता जमीन हिलने पर ही चलता है। अब तो तेरे भागने के लिए भी जमीन नहीं बचेगी। इस कम्युनिकेशन सेंटर की तबाही के बाद तेरी ब्लैकमेलिंग का आधार ही खत्म हो जाएगा। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये रोबोट सिर्फ सर्विस रोबोट्स नहीं है, इनके अंदर डिफेंस की भी पूरी डिटेल प्रोग्रामिंग भरी हुई है। अब जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसकेगी।
अपने समय के दो बेहतरीन दिमाग आपस में शतरंज की बाजी खेल रहे थे, पर इस खेल में खिलाड़ी सिर्फ ये दो ही नहीं, कोई और भी थे, कई और भी थे। आह, तेरे अंदर तो सचमुच अद्भुत विष है। आज तक कोई विष मेरे शल्कों पर खरोच तक नहीं लगा पाया था। आने वाले वक्त का इशारा समझ गए हो तो लौट जाओ और बंद कर दो इस आयाम दौर को। चाहता तो मैं भी यही हूं, पर फिलहाल तो मुझको इस प्राचीन नगरी में तुम जैसे लोगों की आवाजाही को बंद करना है, जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तू इनसे बचने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर तूने इनसे बचने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है नागरानी। अब ये सर्प विद्युत रूप में तेरे शरीर में घुसकर तुझे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुझे लकवा नहीं मार जाता। नागरानी को लकवा कभी नहीं मारता, बल्कि नागरानी को देखकर दूसरों को लकवा मार जाता है, और फिर वह हिलने लायक नहीं रहता। जैसे कि तुम। अभी तक तुमने मेरे जहर का असर अपने शरीर के ऊपर से देखा था, अब वह असर तुम अंदर से देखोगे। विपरीत विष है नागरानी के शरीर में। सही कह रही है तू। तेरा विष मेरे शरीर को मार रहा है, उसके बाद ये मेरे अंदरूनी अंगों को गलाएगा, पर तब तक मैं इसको यह मौका दूंगा पर तब जब मैं इसको यह मौका दूंगा, अब या तो तेरे बाल मेरे शरीर को छोड़ेंगे या फिर तेरे सिर को। उफ, आओ, मेरे बाल बुरी तरह से खिंच रहे हैं। आश्चर्यजनक शक्ति है इसके फूंक बवंडर में। आओ, जो बाल चट्टानों को भी हवा में खिलौने की तरह नचा सकते हैं, वे टूट कर अलग हो रहे हैं। अब मुझे अपने बालों को बचाना ही होगा। मुझे अब एहसास हो रहा है कि तुमको मारने की कोशिश करना मेरी भूल थी। तुम्हारे विष में तो पत्थरों को पिघलाने की अद्भुत शक्ति है। सॉरी। इसका प्रयोग अगर सीमित मात्रा में और सावधानी से किया जाए तो इस प्राचीन नगर के गिरते खंडरों की हर इमारत की हर ईंट को आपस में पिघलाकर ऐसा जोड़ा जा सकता है कि फिर इसे कोई हिला भी ना सके। और ऐसा मैं तेरे लाखों बालों को साइफन बनाकर कर सकता हूं। और अगर मैं ऐसा करने में सफल रहा तो फिर यहां मुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। असंभव। मेरे मेरे सर्पों से जीत सके ऐसा कोई सर्प इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में नहीं, पर मेरे शरीर में हो सकता है। तो तुम हो नागराज। दो पर्वत आपस में टकराने वाले थे और इसका एक ही नतीजा हो सकता था, संपूर्ण विनाश। पर इस विनाश को टालने की एक क्षीण सी संभावना बची हुई थी। आओ, मेरा पैर। मैं इन पर वार करूं या ये मुझ पर वार कर रहे हैं, नतीजा एक ही निकलना है, मेरी हड्डियों का टूटना। ओहो, मैं इनका इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ कर सकता हूं, पर हर बार ऐसा होना मुश्किल है कि ये मुझ पर वार करने के चक्कर में अपने ही साथी पर वार कर दें। आओ, ये तो इस कम्युनिकेशन सेंटर को तोड़ने के लिए मुझसे ज्यादा बेताब है। अगर इस कम्युनिकेशन सेंटर के साथ तू भी नष्ट हो गया तो सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। थोड़ी दिक्कत तो होगी, पर चलेगा, मैं संभाल लूंगा। पहले तू तो मर। मैं मरा भी तो तुझे मार कर मरूंगा। मुझे पता है कि तू बेफिक्र दिखने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर ही अंदर इस सेंटर की तबाही की आशंका से बेहद डरा हुआ भी है। तू सचमुच शैतान का दिमाग लेकर पैदा हुआ है। मैं आशंकित जरूर हूं, पर मैं यह भी जानता हूं कि इस सेंटर को कोई खास नुकसान पहुंचने से पहले ही मेरे रोबोट गार्ड्स तुझे परलोक पहुंचा देंगे। पर उसके लिए पहले इनका परलोक का रास्ता देखना पड़ेगा, और वह रास्ता आंखें बंद करने के बाद ही दिखता है। अब देखता हूं कि ये मुझ पर कैसे वार करते हैं। अरे, ये तो मुझे अभी भी देख पा रहे हैं, पर कैसे? समझा, रडार वेव्स। ये रडार वेव्स की मदद से देख रहे हैं, यानी ये मेरे चेहरे के उभारों को पहचानते हैं। अब तो इनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। शुक्र है ये पतली मेटल फॉइल है, वरना गुड, रास्ता मिल गया। ये कैसे हो गया? और फिर लगता है कि तुम कुछ सेकंड के लिए सो गए थे। ये अपनी रडार रेस से मेरे चेहरे के उभारों को भांपकर मुझ पर वार कर रहे थे, इसलिए मैंने इन सबके चेहरों पर अपने चेहरे चिपका दिए। पर तुम्हारे इतने चेहरे आए कैसे? तुम्हारी मेहरबानी। तुम्हारी दीवार पर लगी ये पतली मेटल फॉइल एकदम परफेक्ट है अपने इंप्रेशन बनाने के लिए। अब ये सेंटर नष्ट होने से नहीं बचेगा। मुझे अपने सारे कनेक्शन कहीं और ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तुमने मेरी चीज तोड़ ही दी, पर अब कुछ तोड़ने की बारी मेरी है। तुम्हारा दिल, पर फिर उसके साथ तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी इच्छा शक्ति। दुनिया यही जानती है कि तुम राधा और श्याम के बेटे हो, सर्कस की एक कलाबाज जोड़ी के। पर दुनिया ये नहीं जानती कि शुरुआत में ये एक हादसे के दौरान राधा को ऐसी चोट लगी थी कि वह मां बनने के काबिल ही नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो? साबित करने के लिए मेरे पास राधा के मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी हैं। अपनी स्कीम को फेल होता देखकर तुम पागल हो गए हो। तुम भी हो जाओगे। जानते हो तुम राधा और श्याम को मिले कैसे? उनकी सर्कस पार्टी जंगल में अपनी जरूरत के लिए जानवरों को पकड़ने गई थी। वहां पर उनको मिली एक बैठी हुई शेरनी दूध पीते 3 बच्चों के साथ। पर जाल कटते ही दिख गया कि बच्चे 3 नहीं 4 थे।
और उनमें से एक बच्चे के पास दिमाग भी था। हालांकि वह बच्चा सिर्फ 3 साल का था। जाल गिरते ही शेरनी और उसके बच्चे भाग खड़े हुए। अपनी डांट गन और राइफल ताने हुए सर्कस वाले भी उनके पीछे भागे। पीछा करना मुश्किल नहीं था क्योंकि बच्चे की किलकारी उनको रास्ता दिखा रही थी। पर वे नहीं जानते थे कि किलकारियां किसी के लिए संदेश थीं। गर कमाल है, ये बच्चा तो जानवरों से कम्युनिकेट करता है। ये इनकी बोली जानता है। ये तो नायाब चीज है। वह बच्चा तुम थे, पर राधा की ममता से तुम बच नहीं सके। तुमको जुपिटर सर्कस ले आया गया। राधा और श्याम ने पुलिस वालों से मिलकर गुमशुदा बच्चों का पूरा डेटा बैंक छान मारा, पर तुम्हारा उसमें कहीं जिक्र नहीं था। राधा श्याम ने तुमको अपना बेटा मान लिया और उनके साथ बाकी सबने भी। तुम उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गा जो थे। और ये सब तुम कैसे जानते हो? दुश्मनों के बारे में जानना मेरा काम है। आगे की कहानी तो सभी जानते हैं कि कैसे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ ग्लोब सर्कस वालों को खाने के लाले पड़ने लगे और उन्होंने जुपिटर सर्कस में आग लगा दी। सर्कस जल गया और तुम आईजी राजन मेहरा के दत्तक पुत्र के साथ साथ अपराध विनाशक भी बन गए। अब इसमें भी कोई रहस्य क्या है ना? वह आग सिर्फ तुमको मारने के लिए लगाई गई थी। ग्लोब सर्कस वालों को उकसाया गया था तुम्हारे नाजायज बाप के द्वारा। सभ्यता की सीमाएं मत लागो मैग्नम। नाम नहीं जानना चाहोगे उस शख्स का जिसने तुमको जंगल में फिकवा दिया? फिर जब किस्मत ने तुमको बचा ली और तुम्हारे पॉपुलर होने के कारण खतरा बढ़ने लगा तो उसने तुमको मरवाने की कोशिश की। तो वह आदमी यानी तुम्हारे अनुसार मेरा काल्पनिक पिता इतना पावरफुल है कि वह ग्लोब सर्कस जैसी संस्था को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? मैं राधा और श्याम का बेटा नहीं हूं। कैसे समझाऊं? अब तो उनका डीएनए भी नहीं रहा जिसे मैं तुमसे मिसमैच करवा सकूं। पर हाँ, तुम्हारे बाप से तुम्हारे डीएनए मैच हो सकता है अभी भी। मामला सीरियस हो रहा था। कौन है वह? तुम्हारा बाप? हाँ, मेरा बाप? वही तो पूछ रहा हूं। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूं कि वह तुम्हारा बाप है, आज का बाप। आईजी राजन यानी तब का एसएसपी राजन मेहरा। हाँ मिस्टर सुपर कैप्टन ध्रुव, तुम आईजी राजन के ही नाजायज औलाद हो। उसने तुमको अपना बेटा बनाने का ऑफर फ्री में ही नहीं दे दिया। वह तुमको अपने पास रखना चाहता था, अपनी आंखों के सामने, ताकि तुम कभी भी अपने अतीत में झांककर उसकी गलतियों को पकड़ ना लो और वह दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अब बता, मेरा सेंटर टूटने की आवाज ज्यादा तेज है या तेरा दिल टूटने की? हाँ, हमने खुद सुना है। मैग्नम ने आईजी राजन को ध्रुव का असली बाप बताया है। हाय डैड, कम सन। तो आज तुमने वह बम फोड़ ही दिया। आपने ही तो ये बम मेरे हाथ में थमाया था। आपकी ही दी जानकारी ने आज ध्रुव को खत्म कर दिया है। जानता हूं, पहले नागराज का खतरा दूर हुआ, अब ध्रुव का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चुनौती के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।